नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रकांत ओझा अपने यूट्यूब चैनल पंडित ओझा बाबा ज्ञान मंदाकिनी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथमुखम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। मित्रों, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हाथ में संतान की रेखाएं जो होती हैं, तो शुक्र पर्वत पे जो रेखाएं होती हैं उसमें एक लेटी रेखा होती है और एक जो होती है वो खड़ी रेखा होती है। तो आज मैं जो हूँ बताऊंगा कि खड़ी रेखा जो है संतान को कैसे बताती है और उसका एक वास्तविक उदाहरण भी मैं आपको दूंगा। तो शुक्र पर्वत पे जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो हथेली पर होती हैं और मित्रों जो है ये हथेली पे जो है ये खड़ी रेखाएं होती हैं, ठीक है मित्रों। ये उदाहरण जो है हमारे दुबे भाई साहब का है, जो इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो है बहुत उच्च पद पर प्रशासनिक अधिकारी हैं और ये घटना भी करीब 26-27 वर्ष पुरानी है और लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रावास की है। और जो हमारे दुबे भाई साहब हैं वो हनुमान जी के बहुत अनन्य भक्त हैं और ये भी जो हैं जमींदार घराने के इकलौते बेटे थे, मतलब थे। शादी इनकी मतलब गांव के थे, तो शादी इनकी बहुत जल्दी हो गई थी, जैसे हम लोग के ज़माने में सही समय पर हो गई थी। तो उन्होंने एक दिन अपना हाथ जब मुझे दिखाया, तब उनके दाएं हाथ में शुक्र पर्वत पर हथेली पर जो है वो एक रेखा थी। वो रेखा मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसी रेखा थी। मित्रों देखिए, ये जो रेखा थी वो इस प्रकार की थी। देखिए ये रेखा देखिए इस प्रकार की थी, ठीक है। ये देखिए ये इस प्रकार की रेखा थी, ठीक। क्या हुआ? आ गया ना? हाँ ठीक। मित्रों जो है वो जैसा मैंने आपको अभी दिखाया था कि जो है वो रेखा थी उनके शुक्र पर्वत पर। तो जो रेखा थी इस प्रकार की, तो मैंने कहा भाई साहब आपको इस बार जुड़वा बच्चे होंगे, जो रेखा ऐसा बता रही है। तो वास्तव में भाभी जी को जुड़वा संतान हुई। आज भी जो है मतलब वो रेखा का ऐसा फल हुआ था कि उनको जुड़वा संतान हुई। तो आज भी जब भाई साहब इस बात को याद करते हुए मिलते हैं तो बहुत ही आनंदित होते हैं कि देखिए आपने ओझा जी कैसा बताया था, उस समय आपने बताया था। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप जब वही फिर मैं कह रहा हूँ कि जो है अनुभव और धैर्य, ज्योतिष या हस्तरेखा में अनुभव और धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक दिन में नहीं कोई सीख सकता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि शुक्र पर्वत पर जो खड़ी रेखाएं होती हैं, जैसा मैंने भी आपको दिखाया, तो उसको एक आड़ी रेखा काटती है और तो वो रेखा क्या कहती है, वो संतान को कष्ट बताती है। और मतलब वो ऐसा कष्ट बताएगी जैसे मानी कोई गंभीर बीमारी हुई तभी वो बताती है, नॉर्मल कष्ट को नहीं बताती है। और करीब ये 18-19 वर्ष पहले की एक घटना है। मेरे एक जानने वाले थे, तो उनके हाथ में इस प्रकार की रेखा थी और उनके छोटे से बेटे को कोई गंभीर बीमारी थी। ये बात सही थी, वो रेखा काट रही थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी रेखा है। तो इस प्रकार जो है देखिए मित्रों, ये जो रेखा मैं बता रहा था संतान को कष्ट वाली रेखा, तो ये देखिए जो है ये देखिए ये संतान की रेखा है और ये यहाँ से जो है एक रेखा काटते हुए जीवन रेखा को भी काट रही है, ठीक है। तो ये संतान को कष्ट दिखाती है और ये सही बात है। तो लेकिन जब संतान को कोई गंभीर ही बीमारी होती है तभी वो दिखाती है, नॉर्मल में उसमें नहीं दिखाएगी। तो ये भी एक संतान के विषय में एक रेखा है। मित्रों अब मैं आपको जो है अब मैं अपने मूल विषय पे आ रहा हूँ कि मैंने हस्तरेखा से किस प्रकार मैंने जो है एक लोगों की संतान की बाधा को दूर किया, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। माता रानी की कृपा से हर वर्ष 2 से 5 केस मेरे पास आते हैं संतान बाधा के, और माता रानी की कृपा से मैं उनको दूर करता हूँ, उनकी बाधा को दूर करता हूँ, उनको संतान होती है, माता रानी की कृपा है। तो ये सब भाई आदमी नहीं कुछ करता, वो एक माध्यम होता है और जो कराता है भगवान ही कराता है। तो मैं उनका जो हूँ ज्योतिषीय और आध्यात्मिक उपचार के द्वारा समाधान करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास करीब 8 से 9 वर्ष वाले 10 वर्ष तक के भी केस जिसमें वो कंसीव नहीं हुए हैं,
ऐसे केस को भी मैंने सॉल्व किया है, और भगवान की कृपा से, माता की कृपा से वो उनको संतान की प्राप्ति हुई है। ठीक है। तो और ऐसे लोग भी थे जो कभी एक बार भी कंसीव नहीं हुए थे, उनको भी संतान की प्राप्ति हुई। तो उनका सफल ज्योतिषीय उपचार जो है मैं बताता हूँ। ठीक है। तो एक वास्तविक जो ज्योतिष होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है आम जन की सांसारिक समस्याओं का समाधान करना, उनकी समस्याओं को दूर करना। यही वास्तविक ज्योतिषी का काम होता है। और ऐसा नहीं कि भैया ज्ञान बांट रहे हैं, D1 D7 ये सब कर रहे हैं और किसी की समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं। बड़े ज्योतिषी हैं और स्वांग ऐसा कर रहे हैं भैया बहुत बड़े ज्योतिषी हैं और क्या क्या उनके पास नॉलेज है, लेकिन उसका क्या मतलब? मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो ज्ञान है आपके पास, उसके द्वारा आप लोगों की सांसारिक समस्याओं को दूर करेंगे। भगवान ने जो आपको एक दिव्य दृष्टि दी है, कोई नॉलेज दिया, कोई ज्ञान दिया, तो उससे समस्याओं को दूर करेंगे। ज्ञान बांटना में, ज्ञान सबके पास है, आजकल हर चीज़ सुलभ है इंटरनेट पे, इस पे उस पे। लेकिन वास्तविक काम क्या है? लोगों की सांसारिक समस्याओं को दूर करना। यही ज्योतिषी का मुख्य काम है। इसके अलावा और कोई ज्योतिषी का काम नहीं है। ज्ञान बांटना ज्योतिष का काम नहीं है। ठीक है। तो मेरे पिताजी जो है बचपन से हम लोग को एक दोहा सुनाते थे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। मतलब कि आप बहुत बड़े हैं लेकिन उससे किसी का कल्याण नहीं हो रहा है, तो वो आपका बड़प्पन कोई बड़प्पन नहीं है ना। आपका बड़प्पन तभी तक सार्थक है, बड़ा ज्योतिषी तभी सार्थक माना जाएगा जब आप किसी के दुख को दूर करेंगे, किसी के जीवन की सांसारिक समस्याओं को हल करेंगे, तब माना जाएगा भैया कि आप बड़े ज्योतिषी हैं। अब ज्ञान बांट के तो बड़े ज्योतिषी ये कोई जो है बड़ी बात नहीं है। तो पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, तो ये सब चीज़ें हैं। और उस पर दोहे बने हुए हैं भाई कि उसमें ये सिखाया गया कि भैया आपके पास जो ज्ञान है, जो विद्या है, उससे दूसरों का उपकार करिए, भला करिए ना, ये चीज़। मित्रों, इस वर्ष के दो बिल्कुल नए मैं केस आपको बता रहा हूँ, जिसमें मैंने 2 केस थे पिछले साल में मेरे पास आए थे, और इस वर्ष जो है दोनों लोगों को संतान का हुआ, जो मैंने उनका उपचार किया। बिल्कुल नए केस है, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। तो इसमें मैंने उनकी संतान की बाधा को दूर किया था। तो माता रानी की कृपा से, भगवान की कृपा से मेरे ज्योतिषी और आध्यात्मिक उपचार के द्वारा वो लोग सफल हो गए। तो पिछले वर्ष जो है 2022 में मई में मेरे पास एक ऐसा केस आया था जो मेरे परिचित का केस था, और 8 वर्ष उनकी शादी के हो गए, मतलब उनकी शादी के 8 वर्ष हो गए थे, और संतान जैसे उनको नहीं थी। और 6 महीना पहले ही, मतलब दिसंबर 2021 में उन्होंने एक IVF कराया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था, मतलब IVF भी फेल हो गया था। तो थक हार कर फिर ज्योतिष के पास आए थे, फिर मेरी याद आई भैया चलो उनको भी दिखा दिया जाए। जब आदमी भाई जब नॉर्मल उसमें जब है नहीं सफल हो पाता है, तो फिर इधर जाता है, ज्योतिष भी दिखा लो, ये कर लो, ये कर लो। तो भाई एक मानव का स्वभाव है, तो आदमी सोचता है भाई यहाँ जाए वहाँ जाए। तो किसी ने कहा होगा भाई वहाँ जानने वाले थे, तो फिर मेरे पास भी आ गए भैया, ऐसी सी बात है। तो फिर मैंने मई में उनका मतलब उपचार किया, देखा बोलने देखा, यानी लॉकेट जो भी उपचार था मैंने उनको बताया, दोनों पति पत्नी का। और उसके बाद जून में वो बिटिया का फिर IVF हुआ, वो कंसीव कर गई, सक्सेस हुआ। और जनवरी 2023 में, मतलब इसी जनवरी में उसको अर्ली प्रेगनेंसी हो गई, मतलब थोड़ा समय से पहले जैसे इसमें होता है। उसने एक लड़के को जन्म दिया और अभी तक जो है माँ बेटा भी स्वस्थ हैं, ठीक हैं। तो ये केस है, भगवान की कृपा से ये सफल हुआ। और तो ये चीज़ें होती हैं भाई, आप डॉक्टरी दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन साथ में आध्यात्मिक उपचार, भगवान का भी सहारा, ज्योतिष का भी सहारा आप ले सकते हैं। जो आपका लगता है ठीक, तो आपको लेना चाहिए। ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अदृश्य होती हैं, उसकी वजह से भी संतान में बाधा आती है। ठीक है। तो दूसरा केस जो था वो मेरे पति के जानने वाली थी, उनके माध्यम से आया था कि उनके शादी के जैसे 5 वर्ष हो गए थे और डॉक्टरी उपाय भी चल रहा था, लेकिन संतान नहीं थी। ठीक है। डॉक्टर ने ओके कर दिया था, लेकिन तब भी कभी क्या होता है, डॉक्टर की तरफ से ओके हो जाता है तो भी वो संतान नहीं होती है। लेकिन वो संतान नहीं थी, तो मेरे पास आए। तो जब मैंने उनका ज्योतिषीय उपचार किया, 1-2 महीने के अंदर वो कंसीव कर गई, और इस साल उनको भी संतान की प्राप्ति हुई। तो ये 2 जो है बिल्कुल लेटेस्ट
नए जो है मैंने आपको उदाहरण बताए हैं, ये कैसे जो है उपाय के द्वारा भगवान की कृपा से भाई ज्योतिषी क्या वो एक माध्यम है, वो आपको एक रास्ता दिखाता है, भाई ऐसा कर लो। अब डॉक्टरी उपचार करा रहे हैं, हर चीज़ करा रहे हैं, चलो ठीक है, ये भी देख लो, इसमें आपको ऐसा लगता है तो आप जो है इसको भी कर लीजिए। तो उससे क्या होता है कि जो कुछ अदृश्य बाधाएँ होती हैं, जो हम नहीं समझते, वो भाई कुछ ऐसी बाधाएँ होती हैं जो आदमी समझ ही नहीं पाता ना, तो वो दूर हो जाती हैं, फिर संतान हो जाती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो बिल्कुल आपको हमने लेटेस्ट आपको ऐसा केस मैंने बताया है, ठीक है। मित्रों, जैसे अगर अगर आपको भी ऐसा लगता है कि या संतान नहीं है, या डॉक्टरी उपाय कर रहे हैं उसके बाद भी संतान नहीं है, या डॉक्टर ने ओके कर दिया है तभी आपको संतान नहीं हो रही है, तो एक बार अवश्य अपनी कुंडली और हाथ हमको मुझे दिखाइए, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। मेरे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप अपनी समस्या भेज सकते हैं, मैं इनका समाधान करने का पूर्ण प्रयास करूँगा। मतलब मुझसे जो हो सकता है मैं प्रयास करूँगा। कि आपको ऐसा लगता है कि भाई आपको संतान में बाधा आ रही है, डॉक्टरी प्रयास भी कर रहे हैं, डॉक्टर ओके भी कर दिया है, या आईवीएफ करा रहे हैं, सक्सेस नहीं हो रहा है, या कोई चीज़ है, तो आप एक बार ज्योतिषी सलाह ले सकते हैं। और मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, आप उस पर अपनी समस्या भेजिए, मैं उसको बताने का पूरा प्रयास करूँगा। मित्रों, अब मैं आपको जो है अब वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो वीडियो का टाइटल है, ये कैसे मैंने जो है जीवन रेखा, जिसे पितृ रेखा भी कहते हैं, उसके दोष को दूर करके कैसे मैंने एक लोगों को संतान की बाधा को दूर किया, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये करीब 4-5 वर्ष पहले की बात है। और वर्तमान में जहाँ पे अभी मैं जहाँ लखनऊ में रहता हूँ, तो अपने मकान में रहता हूँ। मैं पहले गोरखपुर रहता था, अब मैं लखनऊ में रहता हूँ। तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर एक दंपत्ति जो थे, मतलब पति पत्नी थे, यंग थे, और गोंडा जो इधर है हमारी तरफ, गोंडा तुलसीपुर है, वहाँ के रहने वाले थे। तो वो हमारे कुछ समय के लिए हमारे पास रहने के लिए आए। ऊपर हमारे पास रूम खाली थे, तो उसमें रहने के लिए आ गए थे। और मेरे एक जहाँ मैं रहता हूँ उसी सोसाइटी में एक लोग हमारे परिचित थे, उनके रिश्तेदार थे। तो मेरे भैया जो है कुछ काम है इनको, आप कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लीजिए। तो वो जो थे वो स्किल्ड, मतलब ITI किए हुए थे, तो स्किल्ड थे, टेक्नीशियन थे, मैकेनिक थे। और तुलसी राम नाम था उनका, और पत्नी का नाम गुड़िया, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा नाम है, तुलसी राम, ठीक है ना। तो पत्नी के जो है उनकी शादी को करीब जो है वो 4 वर्ष हो गए थे, और वो कंसीव तो करती थी, लेकिन जैसे उसको गर्भ नहीं ठहरता था, वो बच्चा जो है गिर जाता था बार बार और एबार्ट हो जाता था। तो जो उसकी पत्नी थी गुड़िया, जो मेरी पत्नी के माध्यम से मुझे अप्रोच किया, खुद तो नहीं आई, लेकिन भाई मेरी पत्नी से सिफारिश लगाई कि भैया से दिखवा जाए, कि भाई यानी कि ज्योतिषी हैं, पंडित हैं, तो हर आदमी सोचता है भाई कि बात है हो जाए। क्योंकि उसकी सास वहाँ पे गाँव में कहीं की पति में जाते ले गई थी, जैसे लोग जाते हैं, गंदा तबीयत बजवाई थी, लेकिन कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ था। तो कहा कि जो है वो चाहती थी कोई ऐसा दोष हो भैया बता देंगे, हाथ मत देख के या कैसे भी करके। तो अब वो प्राइवेट में महंगा इलाज भी करा रही थी, ऐसा नहीं था, करा रही, लेकिन मतलब सक्सेस नहीं था, उसका अबॉर्ट हो जाता था। तो ना उसके पास उसकी कुंडली जन पत्रिका नहीं थी, और ना उसकी थी, ना उसके पति की। तो अब जो थे, तो कुंडली और जन पत्रिका ना होने पे मैं हाथ पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि हाथ में अगर रेखाएँ पकड़ में आ जाती हैं, तो उससे ज़्यादा आप सटीक जो है उसका फल कथन कह सकते हैं। तो अब हाथ देख के मैंने उसको बताना शुरू किया। तो अब मैंने उसको हाथ से बताया, ठीक है। तो अब यहाँ पे D1 और D7 का कोई काम नहीं था। मित्रों, आजकल क्या है, D1 D7 क्या है भाई, आजकल क्या है, कंप्यूटर आ गया। तो कंप्यूटर में क्या है ना कि पहले हम लोग कहते थे भाई जन्मांग है और जन्म चक्र है, कुंडली है, तो अब क्या कहते हैं D1 कहते हैं, सप्तमांश है। पराशर और रामायण सप्तमांश है, संतान के बारे में देखते हैं तो उसको लोग अब सप्तमांश नहीं कहते हैं, D7 कहते हैं। तो अब D1 और D7 हो गया। तो अब देखिए इतना हम लोग मॉडर्न हो गए हैं कि प्रॉपर नाम भी नहीं लेते, D1 D7 करते हैं। तो अब जन्मांग को D1 और सप्तमांश को D7 कहा जाता है, ठीक है, शॉर्टकट है, बोलने में आसान है। लेकिन आज के 10, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि 10, 20, 30 साल बाद क्या होगा कि लोग भूल जाएंगे, वो D1 D7 ही करेंगे, जन्मांग और सप्तमांश नहीं करेंगे फिर, ठीक है।
तो ठीक है, आप बोलिए, लेकिन आप ऐसे बोल सकते हैं कि जन्मांग D1 सप्तमांश D7, ऐसे ही बोल सकते हैं ना, जिससे कि जो हमारी प्राचीन विद्या है वो लुप्त ना होना पाए। ज्योतिष में जो प्रॉपर वर्ड उनका नाम दिया गया वो बोलना चाहिए जरूर, भले आप D1 D7 करिए, तो इसको जरूर बोलना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारी प्राचीन विद्या सुरक्षित रहे। अब पुनः विषय की ओर आते हैं। मैंने जब गुड़िया का बायां हाथ देखा तो मुझे जीवन रेखा में दोष दिखाई दिया। उसकी जो जीवन रेखा थी उसमें मुझे एक दोष दिखाई दिया। भारतीय पद्धति में जो जीवन रेखा होती है उसको पित्त रेखा और गुप्त रेखा भी कहते हैं। तो ये मैं आगे वीडियो बनेगा तो मैं बताऊंगा कैसे मैंने जीवन रेखा के माध्यम से किसी के पिता के बारे में, उसके गोत्र के बारे में, उसके खानदान के बारे में बताया जा सकता है। मैंने कई सफल भविष्यवाणियाँ भी की हैं, कई लोगों को उनके पिता के बारे में, खानदान के बारे में बताया है। वीडियो बनेगा आगे, धीरे धीरे मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा, रहस्य मैं आपको बताऊंगा। तो ये पित्त रेखा और गोत्र रेखा, मतलब कि आपका कुल खानदान आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, गोत्र आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो वो जीवन रेखा। तो भारतीय पद्धति में जीवन रेखा को पित्त रेखा और गोत्र रेखा भी कहते हैं। अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ उसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। ये बड़े काम की बात है, ये बहुत गुड़ बात है मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। जब आप दिल से, मतलब आपकी भावना प्योर है, आप किसी का मदद करने जाते हैं, किसी का भला करने जाते हैं, आप किसी रूप में हैं, आप ज्योतिषी हैं, किसी का भला करने जा रहे हैं, आप कोई और काम करते हैं, किसी का भला करने जाते हैं, तो वास्तव में भगवान आपकी सहायता करता है, आप उस आदमी का भला करने के लिए। तो जब आप किसी का दिल से भला करना चाहते हैं, कोई काम करते हैं, चाहे वो हाथ देखना हो या कुंडली देखना, रेखाएं और ग्रह खुद बोलने लगते हैं, देखो यही पर दोष है। वाकई सही बात है, मुझे तो रेखा बोल देती है कि भाई देखो ये दोष है। कुंडली में ग्रह बता देता है कि भाई देखो यहाँ पे तुम फोकस करो, ये चीज़ है इसकी, इसका उपाय करोगे तो उसको फायदा होगा। ये मतलब भगवान की कृपा से मैं तुरंत वो चीज़ें, अगर आप किसी के लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं, उसकी भलाई का प्रयास करते हैं, तो वो रेखा और ग्रह बता देता है आपको भैया कि बस यही पर दोष है, इसी का उपाय करो, इसी को ठीक करो। तो जब मैंने गुड़िया की जीवन रेखा को देखा तो मुझे उसमें केले का पेड़ स्पष्ट, वाकई मुझे एक केले का पेड़ ऐसे दिखा। आगे मैं बताऊंगा, मुझे भी कई चीज़ें दिख जाती हैं, तो ये सब मातंगी माता की कृपा है, तो वो चीज़ें दिख जाती हैं, वो आपको फ्लैश होती है, हाथ को दिखने लगती है, जैसे रील चल रही है ना, जैसे आप फोटो देखते हैं पिक्चर में, वैसे वो फोटो बनने लगती है। लेकिन ये अनुभव से आता है, जब आप उसमें डूब जाते हैं तो चीज़ें आ जाती हैं। तो जब मैंने उसमें देखा उसके हाथ में, तो मुझे वो केले का पेड़ दिखाई दिया फलदार, और मुझे स्पर्श दिखाई दिया। तो फिर केले का पेड़ क्यों दिखाई दिया, तो फिर मैं कहता हूँ ना, आपको पहले बताया था, एक होती है प्रति उत्पन्न मति। ज्योतिष बंधुओं, आपके पास प्रति उत्पन्न मति का होना बहुत ज़रूरी है। तो बस तुरंत मुझे क्या हुआ कि वो मैंने लगा दिया, मैंने ईश्वरी प्रेरणा से कहा, तो जब मुझे एक ईश्वरी प्रेरणा हुई, मैंने कहा देखो तुम्हारे हाथ में केले का पेड़ का दोष आ रहा है, क्या तुमने या तुम्हारे पति ने केले के फलदार पेड़ को काटा है, मतलब पहले कभी 1-2 साल के अंदर। उसने सोचते हुए बताया कि ससुराल में, जो जहाँ उसका ससुराल था गांव में, वहाँ पे केले के कई पेड़ लगे थे, और उसके घर में किसी की शादी पड़ी थी, तो उसकी वजह से उसके पति ने कई केले के पेड़ फलदार थे उसको काट दिया था शादी की वजह से। तो ज्योतिष में क्या होता है ना, जो केले का पेड़ होता है, फलदार पेड़ होता है, वो बृहस्पति और केतु का ग्रह होता है, और कई शास्त्र में लिखा भी हुआ है कि शुक्र और बृहस्पति जो है वो फलदार वृक्षों को दिखाते हैं। तो बृहस्पति और केतु जो केले के पेड़ को दिखा रहा था फलदार को, तो वो ये संतान का मुख्य ग्रह होता है जो आपके वंश को आगे बढ़ाता है। तो उसी की बाधा आ रही थी, उन्होंने उसको काट दिया था। तो फिर मैंने कहा उसके पति तुलसीराम से कहा कि देखो तुमको एक केले का पेड़ लगाना है और उसको रोज जल देना, उसकी पूजा करनी है। और जैसा मैंने कहा फिर उसने किया, मेरे सामने उसने केले का वृक्ष लगाया, उसको जल देने लगा, रोज़ उसकी पूजा करने लगा। साल के अंदर ही जो उसकी पत्नी थी गुड़िया, उसको एक अच्छी सी बेटी हुई, और हम लोग के कहने से उसने यहाँ पे लखनऊ में जो लोहिया संस्थान है उसमें उसने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची मतलब चूँकि कमज़ोर थी, कुछ दिन पहले पैदा हो गई थी, तो वहाँ पे कुछ दिन रखी गई, लेकिन बाद में आई, घर पे आई, स्वस्थ हो गई। और इसके बाद जब बच्ची हो गई तो गुड़िया अपने गाँव अपने ससुराल चली गई, और 1.5 वर्ष के अंदर फिर उसने एक पुत्र को भी जन्म दिया। मतलब लड़की तो हुई थी यहाँ पे, और पुत्र भी उसको 1-1.5 साल के बाद हो गया। तो उसकी जो संतान की बाधा थी वो दूर हो गई, मतलब उसको लड़की भी हो गई और लड़का भी हो गई। तो उसके हाथ में जो दोष था
वो दिख गया, उसका उसने उपचार किया और उसको संतान की जो बाधा थी वो दूर हो गई। तो ये एक वास्तविक जीवन की घटनाएं हैं। तो जो वास्तविक ज्योतिषी है उसका काम क्या है? लोगों के सांसारिक समस्याओं को दूर करना। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि यही आपके वास्तविक ज्योतिषी होने का प्रमाण है। आप वास्तविक ज्योतिषी हैं तो लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे, और वास्तविक ज्योतिषी नहीं है तो केवल ज्ञान बांटेंगे। क्यों? क्योंकि आप फिर उसके दुख में या सुख में भागी नहीं ना हो रहे, आप उसको उसके दुख को दूर नहीं ना करना चाह रहे हैं। तो ये वास्तविक ज्योतिषी का मतलब कि लोगों के दुख को दूर करना। तो एक सटीक ज्योतिषी उपचार से उसकी बेटी बेटा जरूर बात। माता रानी मेरे सभी आत्मीय ज्योतिष बंधुओं पर अपनी कृपा बनाए रखें। जो भी हमारे जानने वाले जो हमसे अपना उपचार कराते हैं, माता रानी सब पे कृपा करें और सबका कल्याण हो, यही मेरी भावना है। और मित्रों, मेरे गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम के नंबर जो हैं वो स्क्रीन पर दिए हुए हैं। आप मुझे आर्थिक सहयोग करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, मतलब जो जैसा भी आपको लगता है कोई आपकी समस्या हो तो मुझे आर्थिक सहयोग करिए, मैं उस समस्या का समाधान करूँगा। आपको भी यदि कोई संतान से संबंधित कोई समस्या हो तो मुझे व्हाट्सएप पे लिखे नंबर पर जो स्क्रीन पर हैं आप मुझे मतलब मैसेज कर सकते हैं। मित्रों, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे सभी को फ़ायदा हो। मतलब जितना लोगों के पास जाएगा उतना लोगों का भला होगा, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं आपको अंक ज्योतिष से संबंधित एक वीडियो लाने वाला हूँ। उसमें कुछ गुड़ बातें बताऊँगा और कैसे आप अपने नाम के हिज्जे में परिवर्तन करिए, कैसे अपनी करियर रेखा को, हाथ में एक करियर लाइन होती है, मैं बताऊँगा उसमें, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। जो जीवन में आपके करियर में बाधा आती है, कैसे नाम के हिज्जे में चेंज करके वो करियर लाइन कैसे बन जाती है, जो खराब होती है वो ठीक हो जाती है, ये मैं आपको बताऊँगा। बिल्कुल सत्य घटना है, मैं बताऊँगा आपको कि केवल नाम के हिज्जे में मतलब चेंज करके आप अपनी करियर लाइन को ठीक कर सकते हैं। और मेरे एक जानने वाले थे, तो उन्होंने जब बताऊंगा मैं उसमें कि कैसे उन्होंने अपने साइन में चेंज करके और कैसे तुरंत उनको नौकरी लग गई थी, ये बात मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। मित्रों, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, राम का गुणगान करते रहें। जय श्री राम।